हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी नोट्स, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, यानी बाल विकास की जो शिक्षण विधियाँ होती हैं तो उसके फ्रेंड्स ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिए, हर सब्जेक्ट की पेडागोगी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास, तो इसकी भी पेडागोगी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा और चाहें तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं और इसको नोट डाउन भी करते चल सकते हैं और आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बीच में से छोड़ के नहीं जाना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूट गया तो एक दो क्वेश्चन से आप लोगों के भविष्य के साथ कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से पहुंच जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है, पहला पॉइंट है हमारा वैयक्तिक भिन्नता का प्रमुख आधार है। तो इसमें देखिए, वैयक्तिक भिन्नता का प्रमुख आधार क्या है, तो इसमें हो जाएगा वंशानुक्रम तथा पर्यावरण। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है, व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है, उसका प्रमुख आधार क्या है। तो फ्रेंड्स, उसका प्रमुख आधार है वंशानुक्रम तथा पर्यावरण। अगला हमारा आता है, देखिए, वैयक्तिक विभिन्नता का कारण है। यानी वैयक्तिक विभिन्नता का कारण क्या है, तो वो फ्रेंड्स, इसका कारण होता है वंशानुक्रम। यानी कि वैयक्तिक विभिन्नता का कारण होता है वंशानुक्रम। अगला हमारा पॉइंट आता है, देखिए, निम्नलिखित कारण व्यक्तिगत भेद के हैं सिवाय किसके हैं, तो इसमें हो जाएगा शिक्षा व्यवस्था। यानी निम्नलिखित कारण व्यक्तिगत भेद के हैं सिवाय शिक्षा व्यवस्था। अगला हमारा आता है, देखिए, व्यक्तिगत भेद के कारण हैं। यानी व्यक्तिगत भेद के कारण क्या हैं, तो इसमें हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण। यानी व्यक्तिगत भेद जो होता है उसके कारण क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स, उसके कारण होते हैं वंशानुक्रम और वातावरण। अगला हमारा पॉइंट आता है, देखिए, व्यक्तिगत भेद का यह कारण नहीं है। यानी व्यक्तिगत भेद का देखिए कौन सा कारण नहीं होता है, तो इसमें फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। यानी व्यक्तिगत भेद का ये कारण नहीं है, यानी जनसंख्या वृद्धि। अगला हमारा आता है, देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह कथन किसका है, तो फ्रेंड्स देखिए, ये कथन है स्किनर का। ये कथन स्किनर का है। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए, डेफिनेशन क्या दी है इन्होंने। तो फ्रेंड्स देखिए, स्किनर ने कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। किसने कहा है, स्किनर ने। इसके बाद अगला हमारा आता है, देखिए, अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यह कथन किसका है, तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रकार की परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, यानी कि दे रखा होता है और पूछा जाता है कि यह कथन किसका है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर से मैं इसको रीड कर रही हूं। तो फ्रेंड्स, इसमें है दिया हुआ है, अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को, यानी अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यह कथन किसका है, तो फ्रेंड्स, ये कथन है गैरिसन व अन्य का। यानी गैरिसन व अन्य का क्या कथन है, अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अगला हमारा पॉइंट आता है, देखिए, इसमें भी दी गई है परिभाषा। तो क्या परिभाषा दी गई है, विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य सब बालकों से कितना ही भिन्न क्यों न हो।
यह किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स ये लिखा है क्रो एवं क्रो ने। यानी कि देखिए क्रो एवं क्रो ने क्या लिखा है, यानी विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य सब बालकों से कितना ही भिन्न क्यों ना हो। ये किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स ये लिखा है क्रो एवं क्रो ने। अगला हमारा पॉइंट आता है, देखिए असामान्य व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं। यानी असामान्य व्यक्तित्व वाले बालक कैसे होते हैं? तो वो फ्रेंड्स होते हैं प्रतिभाशाली बालक। यानी कि असामान्य व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं प्रतिभाशाली। अगला हमारा पॉइंट आता है, देखिए भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है। यानी कि भय जो होता है वो अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा स्ट्रेंग का। यानी कि स्ट्रेंग का कथन है कि भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है। किसने कहा है? तो ये कहा है स्ट्रेंग ने। अगला पॉइंट हमारा आता है, देखिए प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो फ्रेंड्स देखिए प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो वो फ्रेंड्स होती है 140 से अधिक। इसमें दिया है 130 से अधिक, लेकिन प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक। वो बालक कैसे होते हैं? तो फ्रेंड्स वो बालक होते हैं प्रतिभाशाली बालक। इसमें देखिए अगला हमारा पॉइंट आता है, देखिए पिछड़े बालक वे हैं। यानी पिछड़े बालक वे हैं जो किसी बात को बार बार समझाने पर भी नहीं समझते हैं। पिछड़े बालक कौन होते हैं? जो किसी बात को बार बार समझाने पर भी नहीं समझते हैं, वो पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो देखिए साहसी जीवन पसंद करते हैं, खेल में अधिक रुचि लेते हैं, अमूर्त विषयों में रुचि लेते हैं। अगला हमारा आता है, देखिए शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम है। यानी शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम है। अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारण एक साथ मिल जाते हैं। यह कथन किसने दिया है? तो फ्रेंड्स ये कथन दिया है कुप्पू स्वामी ने। यानी कुप्पू स्वामी ने क्या कहा है कि शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम है। अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारण एक साथ मिल जाते हैं। यह कथन दिया है कुप्पू स्वामी ने। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा आता है, देखिए कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, बाल अपराधी है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है गुड का। फ्रेंड्स मैं एक ही बार डेफिनेशन बोलूंगी, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और चाहें तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं केवल एक बार ही रीड करूंगी और आप लोग बहुत ही ध्यान से डेफिनेशन को सुनिए और ये किसने कहा है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। अगला हमारा आता है, देखिए बाल अपराध के प्रमुख कारण हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बाल अपराध के प्रमुख कारण हैं आनुवंशिक कारण, शारीरिक कारण और उसके बाद हमारा आता है मनोवैज्ञानिक कारण। अगला है, देखिए समस्यात्मक बालकों के प्रमुख प्रकारों में किसको सम्मिलित नहीं करेंगे? यानी समस्यात्मक बालकों के प्रमुख प्रकारों में किसको सम्मिलित नहीं करेंगे? तो इसका हो जाएगा अनुशासन में रहने वाले बालक को। यानी अनुशासन में रहने वाले बालक को समस्यात्मक बालकों के प्रमुख प्रकारों में सम्मिलित नहीं करेंगे। अगला हमारा आता है, देखिए मंदबुद्धि बालक की स्किनर के अनुसार कौन सी विशेषता है? तो देखिए मंदबुद्धि बालक की स्किनर के अनुसार कौन सी विशेषता है? तो इसका हो जाएगा दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा। दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा, आत्मविश्वास का अभाव, संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन। यानी स्किनर के अनुसार ये विशेषताएं हैं मंदबुद्धि बालक की। अगला हमारा आता है, देखिए प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? बुद्धि परीक्षा द्वारा। यानी बुद्धि परीक्षण के द्वारा प्रतिभावान बालकों की पहचान की जा सकती है। और किसके द्वारा की जा सकती है? अभिरुचि परीक्षण द्वारा और उपलब्धि परीक्षण द्वारा। इसके बाद अगला हमारा आता है, देखिए प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है। तो इसमें देखिए प्रतिभाशाली बालकों की क्या समस्या होती है? गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन विधियां, स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या।
ये सारी समस्याएं किसकी होती हैं? तो ये फ्रेंड्स होती हैं प्रतिभाशाली बालकों की। इसके बाद अगला हमारा आता है, देखिए निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है? यानी कि निम्नलिखित जो दिए गए हैं, तो समस्यात्मक बालक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो फ्रेंड्स होते हैं चोरी करने वाले बालक। यानी चोरी करने वाले बालक किस में आते हैं? वो आते हैं समस्यात्मक बालकों में। अगला हमारा आता है, देखिए बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। तो देखिए बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण क्या नहीं है? तो वो है फ्रेंड्स मनोरंजन की सुविधा। मतलब ये कारण नहीं है, क्या नहीं है? मनोरंजन की सुविधा। अगला हमारा आता है, देखिए वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं। यानी कि वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं अंध व अपंग। यानी कि अंध व अपंग बालक आते हैं। और कौन कौन से बालक आते हैं? तो वो फ्रेंड्स देखिए और जो बालक होते हैं वो होते हैं मंद बुद्धि बालक व हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर। यानी कि पूरी तरीके से बधिर जो होते हैं या जो थोड़े से बधिर होते हैं, तो वो किस में आते हैं? वो फ्रेंड्स आते हैं वंचित वर्ग के बालकों में। अगला हमारा पॉइंट आता है, देखिए पिछड़ा बालक वह है। यानी पिछड़ा बालक कौन सा होता है? जो अपने अध्ययन के मध्य काल में अपनी कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। वो कौन? तो वो फ्रेंड्स होता है पिछड़ा बालक। यानी कि अपने कक्षा कार्य से नीचे का जो कक्षा कार्य होता है, जैसे अगर वो 5वें क्लास में है तो वो अगर 4th क्लास का वर्क नहीं कर पा रहा है तो वो आएगा फ्रेंड्स पिछड़े बालक में। तो ये जो है वो किसका कथन है? तो ये कथन है बर्ट का। यानी कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्य काल में अपनी कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। उक्त कथन है बर्ट का। यानी कि बर्ट का ये कथन है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा आता है, देखिए कुशाग्र अथवा प्रतिभावान बालक वे हैं जो लगातार किसी भी कार्य क्षेत्र में अपनी कुशलता का परिचय देता है। उक्त कथन है। तो फ्रेंड्स ये कथन हो जाएगा टर्मन का। यानी कि कुशाग्र अथवा प्रतिभावान बालक वे हैं जो लगातार किसी भी कार्य क्षेत्र में अपनी कार्य कुशलता का परिचय देता है। तो ये कथन है टर्मन का। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा आता है पॉइंट, देखिए प्रतिभावान बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं? यानी कि प्रतिभावान बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं? तो वो फ्रेंड्स दिखाई देते हैं बाल्यावस्था के। यानी बाल्यावस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देने लगते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या निम्न में से नहीं है। तो देखिए प्रतिभाशाली बालकों की समस्या निम्न में से क्या नहीं है? तो यानी कि समाज में समायोजन। यानी कि प्रतिभाशाली बालक जो हैं वो समाज में समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो ये उनकी समस्या रहती है। इसके बाद अगला हमारा आता है, देखिए प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं? तो वो फ्रेंड्स होते हैं जन्मजात। यानी कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो जन्मजात ही होते हैं। अगला हमारा आता है, देखिए विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो विकलांग बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं? तो वो फ्रेंड्स होते हैं नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे तथा बहरे बालक। यानी कि नेत्रहीन बालक होते हैं, शारीरिक विकलांग बालक होते हैं, गूंगे तथा बहरे बालक होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो इसमें फ्रेंड्स देखिए विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो वो फ्रेंड्स इसको जो है प्रभावित करता है मित्रता। यानी कि मित्रता जो है वो बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है हमारा, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है। तो वो फ्रेंड्स होती है संवेगात्मक रूप से। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है संवेगात्मक रूप से अस्थिर, और होती है रुचियां सीमित होती हैं, और निरंतर अव्यवस्था का होना। यानी मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो वो फ्रेंड्स होती हैं संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। और उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, रुचियां जो हैं वो सीमित होती हैं और निरंतर अव्यवस्था का होना।
यानी कि वो अपनी कुछ भी जो है व्यवस्था नहीं बना पाते हैं और रुचियां उनकी सीमित होती हैं और संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। अगला है फ्रेंड्स हमारा, देखिए, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से कर सकते हैं। यानी कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये बालक मानसिक रूप से पिछड़ा है। तो देखिए कैसे पता लगाएंगे, तो फ्रेंड्स इसमें दिया गया है बुद्धि परीक्षण द्वारा, यानी बुद्धि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, मंद बुद्धि बालकों की विशेषताओं को कसौटी मानकर। यानी इन सब विशेषताओं से हम क्या पता लगाएंगे कि ये बालक मानसिक रूप से पिछड़ा है या नहीं है। अगला है हमारा पॉइंट, देखिए इसमें आता है वह बालक जो व्यवहार के सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है। यानी कि वह बालक जो व्यवहार के सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है, वो बाल अपराधी कहलाता है। ये कथन किसका है, तो फ्रेंड्स ये कथन है हीली का। यानी हीली का क्या कथन है कि वह बालक जो व्यवहार के सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है, वो क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स वो कहलाता है बाल अपराधी। ये कथन किसने कहा है, तो ये कथन कहा है हीली ने। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है, देखिए, शारीरिक रूप से विकलांग बालक निम्न में से नहीं होते हैं। यानी कि वहां पर ऑप्शन दिए होंगे आपके पास 4 और उनमें से आपके पास एक ऑप्शन ये दिया रखा होगा वहां पे स्वस्थ। यानी शारीरिक रूप से विकलांग बालक निम्न में से क्या नहीं होते हैं, स्वस्थ नहीं होते हैं। मतलब अगर वो शरीर से विकलांग हैं, किसी भी तरह से विकलांग हैं शरीर से, तो वो क्या है, तो वो फ्रेंड्स देखिए स्वस्थ नहीं रहते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है सृजनशील बालकों का लक्षण है। तो देखिए सृजनशील बालकों का लक्षण है जिज्ञासा। यानी कि जिज्ञासा जो है वो सृजनशील बालकों का लक्षण है। अगला फ्रेंड्स हमारा पॉइंट आता है, देखिए, मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है। यानी मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है जो कि बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना। यानी बुद्धि लब्धि अगर 105 से 110 के बीच है तो वो मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा, परामर्श का उद्देश्य है कि छात्र को अपनी विशिष्ट योजनाओं और उचित दृष्टिकोण का विकास करने के समाधान में सहायता देना। ये कथन किसका है, तो फ्रेंड्स ये कथन है जेसी अग्रवाल का। यानी कि जेसी अग्रवाल का क्या कथन है, तो फ्रेंड्स इनका कथन है कि परामर्श का उद्देश्य छात्र को अपनी विशिष्ट योजनाओं और उचित दृष्टिकोण का विकास करने के समाधान में सहायता देना। किसका कथन है, तो ये कथन है जेसी अग्रवाल का। अगला पॉइंट है हमारा, देखिए, समायोजन मुख्य रूप से, यानी समायोजन जो होता है वो मुख्य रूप से व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों पर निर्भर होता है। समायोजन क्या होता है, व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों पर निर्भर होता है, यानी पर्यावरण की अनुकूलता पर निर्भर करता है। यानी हम समाज के साथ समायोजन स्थापित जो करते हैं वो किस पर निर्भर करता है, तो वो फ्रेंड्स निर्भर करता है पर्यावरण की अनुकूलता पर और व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों पर निर्भर होता है। क्या निर्भर होता है, समायोजन। अगला पॉइंट हमारा आता है समस्यात्मक बालक के लक्षण हैं। तो देखिए समस्यात्मक बालक के लक्षण क्या होते हैं, विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। यानी समस्यात्मक बालक के लक्षण होते हैं विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। अगला हमारा आता है, देखिए, सृजनात्मक नई वस्तु का सृजन करने की योग्यता है। व्यापक अर्थ में सृजनात्मक से तात्पर्य नए विचारों एवं प्रतिभाओं के योग की कल्पना से है। जब स्वयं प्रेरित हों, दूसरे का अनुकरण ना करें, विचारों का संश्लेषण हो और जहां मानसिक कार्य केवल दूसरों के विचार का योग ना हो। उपयुक्त कथन किसका है, तो फ्रेंड्स ये कथन है जेम्स ड्रेवर का। यानी जेम्स ड्रेवर का ये कथन है। अगला हमारा आता है, देखिए, सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि। यानी सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि कैसी होती है, तो वो फ्रेंड्स होती है प्रखर बुद्धि। यानी सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि कैसी होती है, तो वो फ्रेंड्स होती है प्रखर बुद्धि। अगला हमारा पॉइंट आता है, देखिए, प्रतिभावान बालकों की पहचान यानी कि किस प्रकार की जा सकती है। यानी कि हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि ये प्रतिभावान बालक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बता भी चुकी हूँ कि इसमें जो है बुद्धि परीक्षण द्वारा पता लगा सकते हैं और किससे पता लगा सकते हैं, तो यानी कि बुद्धि परीक्षण द्वारा,
और फिर है अभिरुचि परीक्षण द्वारा, फिर है उपलब्धि परीक्षण द्वारा। यानी कि इन 3 परीक्षणों द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि यह बालक प्रतिभावान है अथवा नहीं। अगला हमारा पॉइंट आता है, देखिए प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है। तो प्रतिभाशाली बालकों की समस्या होती है गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन विधियां, स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या। इसके बाद अगला हमारा आता है, देखिए निम्नलिखित में से विशिष्ट योग्यता की मुख्य विशेषता है। तो देखिए विशिष्ट योग्यता व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। इस योग्यता को प्रयास द्वारा अर्जित किया जा सकता है। यानी विशिष्ट योग्यता जो है वो व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। इस योग्यता को प्रयास द्वारा अर्जित किया जा सकता है। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है, देखिए इसमें किसी व्यक्ति को कौन से विषय पढ़ने चाहिए, कौन से व्यवसाय करने चाहिए, किस क्षेत्र में उसे अधिक सफलता मिल सकती है। अभिरुचि निर्देशन प्राप्त करने के लिए अभिरुचियों के मापन की आवश्यकता पड़ती है। अभिरुचि परीक्षण का मुख्य अभिप्राय मानवीय पदार्थ का उत्तम प्रयोग करना है और अतिशय को रोकना है। तो ये उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन है एन तिवारी का। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इन्होंने कुछ लंबा ही कथन कह दिया है। तो देखिए क्या कहा है इन्होंने, ध्यान से सुनिए इसको। किसी व्यक्ति को कौन से विषय पढ़ने चाहिए, किसी व्यक्ति को कौन से विषय पढ़ने चाहिए, कौन से व्यवसाय करने चाहिए, किस क्षेत्र में उसे अधिक सफलता मिल सकती है। अभिरुचि निर्देशन करने के लिए अभिरुचियों के मापन की आवश्यकता पड़ती है। अभिरुचि परीक्षण का मुख्य अभिप्राय मानवीय पदार्थ का उत्तम प्रयोग करना है और अतिशय को रोकना है। उपयुक्त कथन है एन तिवारी का। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये हर बार एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है, यानी अंधे बालकों को शिक्षण किस विधि द्वारा दिया जाता है? तो फ्रेंड्स वो दिया जाता है ब्रेल पद्धति द्वारा, यानी कि ब्रेल लिपि होती है उसके द्वारा अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है, देखिए निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है? यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स आपके पास एक ऑप्शन होगा, यानी चोरी करने वाले बालक। तो फ्रेंड्स देखिए चोरी करने वाले बालक जो होते हैं वो होते हैं समस्यात्मक बालक, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को पीछे भी बताया। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये भी क्वेश्चन हमें ऐसा लग रहा है रिपीट हुआ है, जैसे बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है, यानी बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा मनोरंजन की सुविधा। ये भी क्वेश्चन पीछे आ चुका है, एक बार और आप लोग सुन लीजिए तो बहुत ध्यान से, तो आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो देखिए बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण क्या नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा मनोरंजन की सुविधा। इसके बाद अगला आता है हमारा, देखिए ब्रोनफेन-बेनर ने समाजमिति विधि किस तथ्य का विवरण एवं मूल्यांकन माना है? ब्रोनफेन-बेनर ने समाजमिति विधि किस तथ्य का विवरण एवं मूल्यांकन माना है? तो वो फ्रेंड्स माना है सामाजिक स्थिति, सामाजिक ढांचा, सामाजिक चेष्टा। सामाजिक स्थिति, सामाजिक ढांचा, सामाजिक चेष्टा। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आता है हमारा जेविंग्स के अनुसार समाजमिति विधि है। तो देखिए जेविंग्स के अनुसार समाजमिति विधि है सामाजिक ढांचे की सरलतम प्रस्तुति, सामाजिक ढांचे की रेखीय प्रस्तुति। अगला है हमारा, देखिए समाजमिति विधि में तथ्यों के प्रस्तुतिकरण एवं व्यवस्था के लिए प्रयोग की जाने वाली पद्धति है। समाजमिति विधि में तथ्यों के प्रस्तुतिकरण एवं व्यवस्था के लिए प्रयोग की जाने वाली पद्धति है, तो वो फ्रेंड्स है समाज चित्र और समाज सारणी। समाज चित्र और समाज सारणी। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, देखिए समाजमिति विधि के जन्मदाता हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत ध्यान से, समाजमिति विधि के जन्मदाता कौन है? मोरेनो, यानी मोरेनो जो है वो समाजमिति विधि के जन्मदाता। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक, और अगले एपिसोड में फिर किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।